बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2026 जारी हो चुका है और बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। और इस साल भी बिहार बोर्ड ने मार्च में रिजल्ट घोषित करने का रिकॉर्ड तैयार कर लिया है। देखिए 2026 में पास प्रतिशत 81.79% रहा है। सिमुलतला आवासीय विद्यालय की पुष्पांजलि कुमारी और वैशाली की सबरीन परवीन ने 492 यानी कि 98.4% संयुक्त रूप से अंक प्राप्त करते हुए स्थान पहला प्राप्त कर लिया है। दोनों लड़कियों ने बिहार स्टेट टॉपर बनकर बाजी मारी है। बिहार बोर्ड 10वीं के रिजल्ट में इस साल भी बेटियों ने कमाल किया। प्रदर्शन उनका लड़कों की तुलना में काफी बेहतर है। बिहार बोर्ड 10वीं की टॉपर पुष्पांजलि कुमारी ने न्यूज 18 से भी बातचीत की और कहा कि वो रोजाना 15 घंटे की पढ़ाई करती थी, जिस वजह से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। ये जो टॉपर हैं उसमें 2 छात्राएं हैं। सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई की पुष्पांजलि कुमारी एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय छौड़ाई वैशाली की सबरीन परवीन ने संयुक्त रूप से 492 अंक यानी कि 98.4% संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्हें हम बधाई देते हैं और उनके अभिभावकों को भी हम बधाई देते हैं। कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 12,35,743 है, जो कुल संख्या का 81.79% है। इनमें से 4,43,723 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। कुल 4,75,511 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं और 3,03,103 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। इस प्रकार इस वर्ष भी इंटर और मैट्रिक इन दोनों ही परीक्षाओं का परीक्षाफल मार्च माह में प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य और पहला बोर्ड बिहार बोर्ड बना है। टॉप 5 में कई कैंडिडेट्स हैं, जिनमें 13 परीक्षार्थी सम्मिलित हैं और 6ठे से 10वें स्थान पर कुल 126 परीक्षार्थी हैं। इस प्रकार कुल टॉप 10 में 139 परीक्षार्थियों ने अपना स्थान प्राप्त किया है और जिसमें कि 2 विद्यार्थी संयुक्त रूप से दोनों छात्राएं प्रथम स्थान पर रही हैं। तो बिहार बोर्ड में मैट्रिक परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है, जिसमें वैशाली की सबरीन परवीन ने स्टेट टॉपर कर जिले का नाम रोशन किया। सबरीन चेहर कला के छौराही गांव स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हैं और छौराही गांव की ही वो रहने वाली हैं। सबरीन के पिता सज्जाद आलम बंगाल रामपुर हाट में पुराने टायर की दुकान चलाते हैं। सबरीन की मां एक हाउसवाइफ हैं और वो भी स्नातक है। सबरीन 3 बहन और 2 भाई में सबसे बड़ी हैं। सबरीन ने बताया कि 8 से 10 घंटे रोज वो पढ़ाई करती थी। कोचिंग के साथ साथ ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाई पर भी वो ध्यान देती थी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिन बच्चियों ने सफलता हासिल की है। ये सबरीन को आप देख रहे हैं, उनके परिवार को देख रहे हैं। इनके पिता टायर का दुकान चलाते हैं और इस बच्ची ने टॉप किया है और 492 अंक लाकर इन्होंने स्टेट टॉपर का खिताब अपने नाम कर लिया है। और ऐसे में उनके घर लगातार लोग पहुंच रहे हैं बधाई देने के लिए, क्योंकि सबरीन का कहना है कि वो रोज 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करती थी। वो स्कूल भी जाती थी, ऑनलाइन क्लासेस भी करती थी, कोचिंग भी करती थी, जिस वजह से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। तो वैशाली की बेटी ने कमाल कर दिया है। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, स्टेट टॉपर बनी है। इसके साथ ही पुष्पांजलि सिमुलतला की रहने वाली, उन्होंने भी टॉप किया है और इन दोनों ही बच्चियों ने संयुक्त रूप से बिहार बोर्ड में स्टेट टॉपर का खिताब अपने नाम किया। तो बिहार बोर्ड में मैट्रिक रिजल्ट जारी हो चुका है और एक बार फिर से टॉपर्स की सूची में बेटियों का दबदबा देखने को मिला है। देखिए मैट्रिक में कुल 81.79% परीक्षार्थी पास हुए, जिसमें से सिमुलतला आवासीय विद्यालय का परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहा।
बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने रिजल्ट, तकनीकी और उपलब्धि पर विस्तार से बातचीत की है। छात्राओं के परिणाम की तारीफ की। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश ने। सुनवाते हैं आपको पूरी बातचीत। परीक्षा समिति ने मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया है और इस बार भी छात्राओं का दबदबा देखने को मिला है। सीधी बातचीत करेंगे। बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है कि इंटर की तरह फिर से मैट्रिक में भी बेटियों ने अपना जलवा दिखाया है? बिल्कुल, आज जारी किए गए इस परीक्षा फल में कुल 15,10,928 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, जिनमें 12,35,743 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इसमें छात्रों की संख्या 6,01,390 रही है और छात्राओं की संख्या 6,34,353 रही है। इसके साथ साथ पूरे राज्य में प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान पर छात्राएं रही हैं, जिसमें प्रथम स्थान पर सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई की छात्रा पुष्पांजलि कुमारी और उच्च माध्यमिक विद्यालय चौराही वैशाली की छात्रा सबरीन परवीन, इन दोनों ने 492 अंकों के साथ 98.4% के साथ पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और इसके साथ ही आरकृत उच्च विद्यालय बवरीपुर बेगूसराय की छात्रा नाहिद सुल्ताना ने 489 अंकों के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया। आपने भी राहत महसूस की होगी, अब चूंकि अब बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहता होगा आप लोगों के लिए इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट, तो एक तय समय सीमा के भीतर जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब जो अनुत्तीर्ण छात्र छात्राएं हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई मौका मिलेगा उन्हें? जो भी अनुत्तीर्ण छात्र छात्राएं आज की परीक्षा फल में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, उन सबों के लिए आगामी 1 से 7 अप्रैल के बीच में आपको स्क्रूटनी करने का भी अवसर प्रदान किया जाएगा, ताकि यदि आप किसी अंक से असंतुष्ट हैं तो आप उसके विरुद्ध में स्क्रूटनी हेतु आवेदन दे सकते हैं। इसके साथ साथ अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए विशेष सह पूरक परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए फॉर्म 1 से 7 अप्रैल के बीच में भरे जाएंगे और इस परीक्षा का भी परीक्षा फल आगामी मई माह के अंत तक प्रकाशित करने का लक्ष्य समिति द्वारा रखा गया है, ताकि उनका भी 1 वर्ष बर्बाद नहीं हो और इसी करंट सेशन में उनको एडमिशन। तो कहीं मिठाइयां बट रही है, कहीं बधाई देने का सिलसिला जारी है, क्योंकि इंतजार खत्म हुआ और रिजल्ट जारी हो गया है। और निश्चित रूप से बिहार बोर्ड ने भी राहत की सांस ली है। मार्च महीने में ही इंटर का और मार्च के आखिरी में ही मैट्रिक का भी रिजल्ट जारी हो गया है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जो आपके सामने रख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना चाहती हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है और चुनाव वो हार चुकी हैं और इसी हताशा में वो देश का माहौल खराब करने की कोशिश में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। न 7वें वेतन आयोग को लेकर कोई चर्चा हो रही है, न ही बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों पर कोई ठोस पहल दिखाई देती है। लोकप्रियता गिर गया है। ममता बनर्जी ये चुनाव हार चुकी हैं। हताशा में वो गृह युद्ध जैसा वातावरण बनाना चाहती है। वो ये नहीं कहेंगे वहाँ के कर्मचारियों का 7वां वेतन कब से लागू होगा। वो ये नहीं कहेंगे कि बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोलेंगी। वो महिलाओं को 3,000 रुपया देने के बजाय मासिक 3,000 रुपया देने का घोषणा नहीं करेंगी, लेकिन महिलाओं को कहेंगे कि बूथ पर जाइए और गृह युद्ध जैसा वातावरण कीजिए। ये एक तरह से लोकतंत्र की विरोधी हैं। और वहीं कांग्रेस के बागी एमएलए का मामला है। अशोक चौधरी से मिलने पहुंचे विधायक कांग्रेस एमएलए सुरेंद्र कुशवाहा वाल्मीकि नगर से कांग्रेस एमएलए हैं। देखिए, राज्यसभा चुनाव में नहीं किया था वोट और पार्टी के खिलाफ खोल रखा है मोर्चा। मनिहारी से मनोहर प्रसाद और फारबिसगंज से मनोज विश्वास ने भी वोट नहीं दिया था। इन लोगों को इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन अब इनकी नाराजगी दिख रही है। कांग्रेस के बागी एमएलए का मामला है। अशोक चौधरी से मिलने पहुंचे विधायक, ये जानकारी मिल रही है कि अशोक चौधरी से मुलाकात करने पहुंचे हैं कांग्रेस एमएलए सुरेंद्र कुशवाहा पहुंचे। वाल्मीकि नगर से कांग्रेस एमएलए हैं ये, और राज्यसभा चुनाव में नहीं किया था वोट। पार्टी के खिलाफ खोल रखा है मोर्चा
मनिहारी से मनोहर प्रसाद और फारबिसगंज से मनोज विश्वास ने भी वोट नहीं किया था राज्यसभा के लिए, और ऐसे में पार्टी की तरफ से इन लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और इनका कहना है कि कांग्रेस की तरफ से या फिर महागठबंधन की तरफ से ऐसे किसी अच्छे कैंडिडेट के लिए पहल नहीं की गई, जिसकी वजह से उन्होंने वोट नहीं किया, या फिर वो अपने पर्सनल रीजन भी इसको लेकर दे रहे हैं। लेकिन अब इनको जब कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तो अब देखिए ये सियासी हलचल तेज हो चुकी है। अशोक चौधरी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे कांग्रेस के सुरेंद्र कुशवाहा, और इसको लेकर, इस मुलाकात को लेकर अब सवाल भी उठाए जा रहे हैं। और देखिए नितिन नवीन ने नहीं दिया है इस्तीफा, अचानक वो असम के लिए रवाना हो गए। विधानसभा में हो चुकी थी पूरी तैयारी, स्पीकर भी पहुंच चुके थे विधानसभा से उनको आज इस्तीफा देना था, लेकिन उससे पहले वो असम के लिए रवाना हो गए। नितिन नवीन को इस्तीफे के बाद असम जाना था, अंतिम समय में बिना इस्तीफा के वो असम के लिए रवाना हो गए। आज नहीं तो कल हर हाल में उनको इस्तीफा देना है, और ऐसे में देखिए आज वो असम पहुंच चुके हैं। आज विधानसभा में पूरी तैयारी हो चुकी थी, क्योंकि राज्यसभा वो जा रहे हैं, एक जिम्मेदारी उनके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी है, राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हो चुके हैं, और ऐसे में उनको अपने पद से जो विधायक का पद है उससे इस्तीफा देना होगा। विधानसभा में इसको लेकर आज तैयारी भी थी, स्पीकर भी पहुंच गए थे। ये तस्वीर उसी वक्त की संभवतः आपको दिखा रहे हैं जब स्पीकर विधानसभा में पहुंच रहे थे। दूसरी तरफ पूरी तैयारी हो चुकी थी, अचानक नितिन नवीन असम के लिए निकल जाते हैं, और अब कहा जा रहा है कि ये जो पूरा प्रोसीजर है वो कल फॉलो किया जाएगा, यानी कि कल इस्तीफा देने की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। और वहीं विधानसभा अध्यक्ष की माने तो नियम के मुताबिक 14 दिन के भीतर एक सदन से इस्तीफा देना पड़ता है, और ऐसे में नितिन नवीन जी के पास कल तक का समय है, वो इस बीच इस्तीफा दे सकते हैं। तो नितिन नवीन के इस्तीफे को लेकर ये खबर लगातार आपको दे रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप निर्वाचित होते हैं या कोई बड़ा पद आपके पास होता है तो फिर आपको 14 दिन के भीतर दूसरे सदन से इस्तीफा देना पड़ता है, और ऐसे में नितिन नवीन के पास कल तक का समय है, वो इस बीच इस्तीफा दे सकते हैं। इस बात की जानकारी आ रही है क्योंकि आज वो असम के लिए रवाना हो गए थे। जानकारी इस बात की थी कि आज ही वो इस्तीफा देंगे, जिसके लिए तैयारी हुई थी। स्पीकर भी सदन में पहुंचे थे, लेकिन नितिन नवीन असम के लिए रवाना हो गए। आवश्यक काम आने के कारण जाकर के आज टल गया है जाकर के, और हम आशा करते हैं कि जल्दी उनका जो नियम है एक ही सदन के साथ रहना जाकर के, एक ही जगह रहना है, तो कब तक मोहलत है एक मेंबर के रूप में? ऐसा मुझे जानकारी जो है जाकर के कि 14 दिन का रहता है उस व्यवस्था जाकर के, समय भी है। अब अचानक आवश्यक काम आ गया है तो फिलहाल अभी टल गया है जाकर के, अब देखिए आगे क्या होता है। ऐसे अगर देखा जाए तो आपके मुताबिक या नियम के मुताबिक 30 मार्च तक ही समय है, तो क्या फिर आप दिल्ली जाएंगे और फिर पटना तुरंत आएंगे? तो आज रात में लौट रहा हूँ, आप लौट रहे हैं? आज एक समारोह में फिर मैं जा रहा हूँ। वो अचानक आ गए थे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस्तीफा होना है, तो मैं वापस आ गया था। फिर आज जा रहा हूँ मैं, और रात को मैं वापस आ जाऊँगा जाकर के जी, और आगे जो होगा देखा जाए। मतलब कल फिर हो सकता है कि नितिन नवीन को इस्तीफा देना पड़े, एक ही सदन में अगर रहना है तो वेट कीजिए, नियम तो है ही, मतलब एक ही सदन का रहना जाकर के। तो राज्यसभा का निर्वाचन हो जब गया है तो निश्चित तौर पर यहाँ इस्तीफा उनका होगा। और आरा से बड़ी खबर अब आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, दानिश रिजवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वायरल वीडियो का ये पूरा मामला है जिसमें एफआईआर कर ली गई है। फायरिंग का वायरल हुआ था वीडियो, और जीतन राम मांझी के राजनीतिक सलाहकार हैं दानिश रिजवान। दानिश रिजवान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। आरा नगर थाने में दर्ज हुआ था मामला। जांच के बाद कार्रवाई इस पूरे मामले में होगी। एक सरकारी पुलिसकर्मी के हाथ से हथियार लेकर वो फायरिंग करते हुए देखे गए थे। वायरल वीडियो को दानिश रिजवान ने फर्जी बता दिया है। उनका कहना है कि एआई का इस्तेमाल करते हुए इसे क्रिएट किया गया है। ये जनरेटेड वीडियो है, एआई जनरेटेड वीडियो वो इसको बता रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और अब मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी से वो हथियार लेते हैं और उसके बाद देखिए वो फायरिंग करते हैं, और 1-2 फायर नहीं बल्कि 4 से 5 फायर वो करते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 5 राउंड वो फायरिंग करते हैं। अब उनका कहना है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है, लेकिन मामला दर्ज हो चुका है उनके खिलाफ। पुलिसकर्मी के हाथ से हथियार लेकर उन्होंने फायरिंग की है। ऐसे में
दोनों ही व्यक्तियों के खिलाफ एक्शन होगा। वायरल वीडियो पर दानिश रिजवान का कहना है कि ये फर्जी है। कार्रवाई लेकिन शुरू कर दी गई है। अब इस पूरे वीडियो की सच्चाई क्या है ये जांच के बाद सामने आएगी। लेकिन आरा नगर थाने में मामला दर्ज हो चुका है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के राजनीतिक सलाहकार हैं दानिश रिजवान, और दानिश रिजवान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। और वहीं पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की है, जिसमें उन्होंने पश्चिम एशिया के हालात से दुनिया भर में पैदा हुए हालत पर भी अपने मन की बात की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 132वें एपिसोड में कहा कि हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है। कोरोना जैसे विकट स्थितियों में भी लड़कर हम पार हो गए और इससे भी हम बाहर निकल जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग इस विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये 140 करोड़ देशवासियों के हित से जुड़ा विषय है और ऐसे में जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लोगों से जागरूक रहने के साथ ही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील भी प्रधानमंत्री ने की। मैं आज मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से फिर यह आग्रह करूंगा कि हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है। जो लोग इस विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह देश के 140 करोड़ देशवासियों के हित से जुड़ा विषय है। इसमें स्वार्थ भरी राजनीति का कोई स्थान नहीं है। ऐसे में जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं वे देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों से अपील भी करूंगा कि वो जागरूक रहे, अफवाहों के बहकावे में न आए। सरकार की तरफ से जो आपको निरंतर जानकारी दी जा रही है उस पर भरोसा करें और उसी पर विश्वास करके कोई कदम उठाएं। मुझे हर बार की तरह इस बार भी विश्वास है कि जैसे हमने देश के 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य से पुराने संकटों को हराया था, इस बार भी हम सब मिल करके इस कठिन हालत से बहुत ही अच्छी तरह बाहर निकल जाएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए खबर आपके सामने अब दरभंगा से रख रहे हैं, जहां पर सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दरभंगा में डॉप्लर वेदर रडार की मंजूरी मिलने पर मंत्री का आभार व्यक्त किया। सांसद ने मिथिला की पारंपरिक मखान माला और पाग और अंगवस्त्र देकर मंत्री का सम्मान भी किया। उन्होंने बताया कि देश के 14 जिलों में लगाए जा रहे इस आधुनिक रडार के लिए दरभंगा का चयन उत्तर बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि है। रडार के स्थापित होने से 250 से लेकर 400 किलोमीटर तक मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी। बाढ़, आंधी, तूफान जैसी आपदाओं से पहले से चेतावनी मिल सकेगी, जिससे किसानों को काफी लाभ होगा। प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एवं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को संपूर्ण मिथिलावासी के तरफ से हार्दिक बधाई और अभिनंदन करना चाहता हूं। इसके लिए माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के आवास पर जाकर के मिथिला के परंपरा से आज मिथिला पेंटिंग चादर, पाग, मखान का माला से सम्मानित भी करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए लगातार मैं लगा हुआ था। और वहीं टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद के खिलाफ युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। रोहित सिंह ने कहा कि कीर्ति आजाद ममता की गुलामी कर रहे हैं। रोहित सिंह ने कीर्ति आजाद को गुलामी करने वाला बता दिया। रोहित सिंह ने कीर्ति को राजवंशी परंपरा का प्रतीक भी बताया है। इसके साथ ही रोहित ने कहा कि कीर्ति सामंती मानसिकता से ग्रसित होकर गिरिराज सिंह के खिलाफ बयान देते हैं। मानव के जो कीर्ति गुलाम सांसद हैं, इन्होंने अपनी सारी सीमाओं को लांघ दिया है और बड़ी बड़ी बात करते हैं। गिरिराज सिंह जी के सामने बोलने के पहले अपनी हैसियत को जान लीजिए। जब हाफ पैंट पहनकर आप क्रिकेट का बल्ला घुमा रहे थे तो गिरिराज सिंह जी 74 आंदोलन में देश की रक्षा के लिए इंदिरा गांधी की हिटलरशाही सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। राजशाही परंपरा की उपज है कीर्ति गुलाम आप और चले हैं बड़ी बड़ी बात करने।
और वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आधारभूत संरचनाओं को ठीक कर चुके हैं, अब उनका पूरा फोकस रोजगार और नौकरी पर है। इसी कड़ी में लगातार उद्योगों के क्षेत्र में निवेश किया जा रहा है। संजय झा ने कहा कि मधुबनी में शनिवार को जो निवेश हुआ उससे कम 12,000 लोगों को नौकरी मिली है। बता दें कि पंडौल बियाड़ा परिसर में करीब 500 करोड़ की लागत से विशाल टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री की शुरुआत की गई है। 20 साल से नीतीश कुमार जी का जो काम है उसका नेक्स्ट लेवल डेवलपमेंट का नतीजा है ये। सड़क बिजली पानी तो ठीक कर दिए, कानून व्यवस्था। असली चीज मुख्यमंत्री जी के मन में था जो उन्होंने कहा भी 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी। खास करके मिथिला क्षेत्र से हम लोगों ने देखा है कि 2,000-4,000 के लिए भी लोग दिल्ली या पंजाब जाते थे काम करने के। और आज मुख्यमंत्री जी का सपना सफल हुआ इसलिए अब युवाओं को, महिलाओं को वहीं अपने घर में नौकरी मिलेगा। और वो 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ पर हुआ। और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए थे मुख्यमंत्री जी, टेक्सटाइल पॉलिसी, उसी बैकग्राउंड में ये मिला। उनको छूट मिलेगा और 12,000 लोगों को रोजगार वहाँ पे मिलेगा। 12,000 मतलब एक घर में अगर 4 लोग हैं तो 50,000 लोगों को का परिवार चलेगा इससे। और एक जब काम शुरू होता है तब लोगों को ट्रस्ट होना शुरू होता है तो दूसरा तीसरा शुरू होता है। तो मिथिला क्षेत्र के लिए मेरे ख्याल से कल का ये फैक्ट्री का जो शुरुआत हुआ है, प्राइवेट में है, जमीन बियाडा ने दिया, बिहार सरकार ने दिया। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिहार में इस 5 साल में खास करके इन्वेस्टमेंट में, इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कायाकल्प आप देखें। और अगली खबर सासाराम से, जहां कैमूर पहाड़ी जंगल में एक जलाशय मिलने से सनसनी का माहौल बन गया। दरी गांव थाना क्षेत्र के मांझर कुंड के पास पेड़ से रस्सी से फांसी जैसा लटका शव प्लास्टिक से मुंह बांधकर पाया गया है। नीचे लकड़ी रखकर शव को जलाने की भी कोशिश हुई है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। सूचना पर पुलिस और एसडीपीओ 1 दिलीप कुमार पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य भी जुटाए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस घटना की गहनता से अब जांच कर रही है। तो हर एंगल से इसकी पड़ताल की जा रही है। हत्या, आत्महत्या, दोनों ही एंगल से इस मामले को खंगाला जा रहा है। जाने वाले रास्ते में पहाड़ के समीप एक पेड़ पे किसी अज्ञात व्यक्ति का शव जो है पेड़ से लटका हुआ है। सूचना का सत्यापन दरगांव थाना के द्वारा कल किया गया। एफएसएल टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया और पोस्टमार्टम बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु सासाराम सदर अस्पताल भेजा गया है और अन्य तकनीकी साक्ष्य जो है संकलन किए जा रहे हैं मेरे द्वारा भी घटना। और अगली बड़ी खबर अब आपके सामने गोपालगंज से रख रहे हैं, जहां पर हथुआ थाना क्षेत्र के बरवा कपरपुरा गांव में चोरों ने एक घर को टारगेट किया और बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चोरों ने मकान का ताला तोड़कर कमरे से सोना, चांदी और 1,34,000 रुपए कैश की चोरी की है। चोरों ने कुल मिलाकर करीब 15 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ किया। घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो चुकी है, जिससे कि पुलिस को जांच में मदद मिल रही है। फुटेज के आधार पर 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है।